इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर एफन चिनफिंग पर अटैक करने पहुंच गया था, मगर चिनफिंग की स्टार पावर उसे चारों ओर से जकड़ लेती है। इतना ही नहीं, एफन की शील्ड पर भी कई सारे क्रैक्स पड़ते जा रहे थे। चिनफिंग उसे बताने लगा कि मैं स्टार पिक का वारिस हूँ, मेरी पावर्स और नॉलेज तेरे इमेजिनेशन से भी परे है, तो चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। वेल यहाँ पर एफन की शील्ड भी शटर होने की कगार पर थी, लेकिन उसी वक्त एफन की सीक्रेट सिंबल एक्टिवेट हो जाती है। दरअसल यही सिंप्लिसिटी पिक की लेगेसी थी। चिनफिंग भी शॉक हो गया कि इस बंदे की पावर अचानक से इंक्रीज कैसे हो रही। एफन के पास काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिवॉल्व हो रही थी। वो चिनफिंग से कहता है कि तू स्टार पिक का वारिस है तो क्या हुआ, मुझे अपने पांव तले कुचल दे, इतनी तेरी औकात नहीं। और अब यहाँ पर एफन अपनी बिजली जैसी रफ्तार में आगे बढ़ते हुए सीधे चिनफिंग पर पंचेस हिट करके उसे जमीन पर पटक चुका था। जियो तो एफन की बढ़ती हुई पावर्स देखकर ही समझ गई कि इस बंदे ने सीक्रेट आर्ट को मास्टर किया है। इधर चिनफिंग की हालत काफी ज्यादा खस्ता हो गई थी। एफन उससे कह रहा था कि तूने मुझे जान से मारने की कोशिश की और मेरे पास चांस था तुझे मारने का, लेकिन फिर भी मैंने तुझे बख्श दिया। यही हम दोनों के दरमियान का फर्क है। और उतने में वहाँ पर स्टार पिक के एल्डर्स पहुँच जाते हैं। वो एफन से कह रहे थे कि तुम लगातार स्टार पिक के डिसाइपल्स को हर्ट कर रहे हो, इस सब का क्या मतलब हुआ। मगर तब एल्डर ली वहाँ पर पहुँच गए। वो एफन की साइड लेते हुए कहने लगे कि स्टार पिक के डिसाइपल हर रोज यहाँ पर आकर तमाशा कर रहे, मेरे ख्याल से बस इनकी फ्रेंडली ड्यूअल है। दरअसल एल्डर ली काफी ज्यादा पावरफुल थे और स्टार पिक के एल्डर्स भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो चुपचाप से वहाँ से वापस लौट गए। अब अगले दिन जियो एल्डर ली से कुछ टेक्निक की मांग कर रही थी, लेकिन एल्डर ली ने ये कह के मना किया कि उसकी जी फैमिली की एक लॉन्ग हिस्ट्री है, ऐसी टेक्निक्स उनके पास इतनी सारी होंगी कि जियो वहाँ से सीख सकती। साथ ही एल्डर को एहसास हो चुका था कि वहाँ पर कोई और भी मौजूद है, तो उन्होंने उस बंदे को सामने आने के लिए बता दिया। इतना ही नहीं, एल्डर ली भी अपनी स्पिरिचुअल वाइन्स को रिलीज करके वहाँ की इनविजिबल पोर्टल पर अटैक कर देते हैं, जिसके चलते वो बंदा उनके सामने अपीयर हो गया। वेल ये है जी फैमिली का एल्डर जी होंग और ये डिवाइन पैलेस रेल्म का कल्टीवेटर था। जी उसे केयरफुली देखते साथ ही समझ गई कि ये तो उसके एंसेस्ट्रल ग्रैंडफादर हैं। तो एफन से कहती कि तुम मुझे ग्रेट वे ऑफ नेचर सिखाने वाली थी ना, तो चलो मेरे साथ। और फिर वो एफन को जबरदस्ती अपने साथ लेकर वहाँ से भाग निकली। इधर जी होंग को ये समझ नहीं आ रहा था कि उनकी फैमिली की यंग मिस टाइशुआन सेक्ट में क्यों आई है। खैर अभी दोनों एल्डर्स अपनी पावर का यूज करके एक फ्रेंडली ड्यूअल में पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पर एल्डर जी ने इनेट वॉइड एस्ट्रल एनर्जी का यूज करके एक जायंट ऑर्ब क्रिएट किया, लेकिन एल्डर ली की एनर्जी तुरंत ही उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए जी होंग ने उन पर स्नीक अटैक करते हुए इन दोनों का पाम आपस में टकरा गया, जिसके चलते वहाँ पर क्लैश होना शुरू हो जाते हैं। एल्डर ली ने देखा कि जी होंग के पास जो वॉइड की पावर है उसका अंदाजा लगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा। तब तक जी होंग ने उनके जायंट हैंड को क्रिएट कर लिया था, जिसे द ग्रेट वॉइड पाम कहा जाता है। तो एल्डर ली भी अपने नेचुरल ग्रेट वे का यूज करते हुए इस पाम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो देखकर ही जी होंग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। उसने तो एल्डर ली को उनकी पावर की वजह से प्रेज भी किया था। और अब एल्डर ली भी उनसे पूछने लगी कि सीनियर आपका यहाँ पर अचानक से आना कैसे हो गया। तो जी होंग कहते हैं कि मैं उस लड़की को घर ले जाने आया हूँ, काफी दिनों से गायब थी। इधर जियो एफन को लेकर काफी दूर पहुँच गई। उसे डांटते हुए पूछती कि बताओ तुमने ग्रेट वॉइड पाम का यूज क्यों किया, उसे सेंस करके ही हमारे एंसेस्टर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और हाँ मुझे ये बताओ कि तुम वॉइड को मास्टर कैसे कर पाए, मैंने तो तुम्हें पूरी टेक्निक सिखाई नहीं थी। तो एफन थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए उसे बताने लगा कि मुझे पढ़ाई का काफी ज्यादा शौक है, तो तुमने दी हुई नोट्स को मैंने इतनी बार पढ़ा कि वॉइड का थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे हासिल हो गया। साथ ही जियो एफन से कह रही थी कि तुमने सीक्रेट आर्ट को भी मास्टर किया है, उसके बिना तो अचानक से तुम्हारी पावर बूस्ट हो ही नहीं सकती। लेकिन एफन उसे मना कर रहा था। वो कहता है कि मैंने इतना कल्टीवेट किया है कि कभी कभार अचानक से मेरी पावर्स बढ़ जाती। हालांकि जियो को उसकी बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। वो कहने लगी कि अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें मेरी जी फैमिली ले जाने वाली हूँ। उसे लगा था कि एफन इससे पैनिक हो जाएगा, मगर एफन तो उसे एक्साइटेड होकर कहने लगा कि अरे वाह, सच बताओ तो मैं तुम्हारी जी फैमिली की काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, वहाँ जाना तो मेरा सपना था, प्लीज मुझे वहाँ ले चलो, मुझे वहाँ जाकर हमारी शादी की भी बात करनी है। अब ये सुनकर जियो ने उसे गुस्से में पेड़ से बांध दिया। वो कह रही थी कि मैं एंसेस्टर को डिस्ट्रॉय करके आती हूँ, तब तक तुम मेरा इंतजार करना। और सडनली इन दोनों में थोड़ा सा अट्रैक्शन फील हुआ। जियो उससे कह रही थी कि मेरा वेट करो, मैं जरूर से वापस आऊंगी। और फिर उसके जाने के बाद एफन उसके बाइंडिंग स्पेल को तुरंत ही हटा देता है। वो कह रहा था कि मुझे जल्दी से डोमेन गेट को ढूंढना होगा ताकि यहाँ से निकल सकूं, यानी कि वो जियो से दूर जाना चाहता था। और अब हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर एफन को वही मिस्टीरियस एल्डर
नजर आए जिनसे इरफान ने डाव पैटर्न को ग्रास्प किया था। वो एल्डर जमीन पर लेटकर रोते हुए कहने लगे कि टाइशॉन सेक्ट मर चुका है, वो लोग अब कभी वापिस नहीं आएंगे। तो इरफान उन्हें दिलासा देते हुए कहने लगा किसी नियर पास्ट को बदला नहीं जा सकता। मगर उतने में एल्डर उसका हाथ दबोचते हुए कहने लगा कि ये तो उसी की ऑरा है। और फिर उन्होंने उस एनर्जी को रिलीज करके इस बंदी को एक्सपोज किया जिसने इरफान पर फॉरबिडन लैंड में अटैक किया था। साथ ही वहाँ का नजारा बदल गया। दरअसल एल्डर इरफान की मेमोरीज में झांक रहे थे। वो उस सेंटेस को इमोशनल होकर छूने की कोशिश भी करते हैं। दरअसल इस सेंटेस एल्डर की जूनियर डिसाइपल थी, मगर सब कुछ तबाह हो चुका था। तो एल्डर ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए इल्यूजन पर अटैक किया। हालांकि तभी वहाँ पर कुछ गोल्डन लेटर्स अपीयर हो गए थे जिसका मतलब है इमॉर्टलिटी। इरफान एल्डर की पावर देखकर ही हैरान था और तभी एल्डर ने वहाँ पर डाव पैटर्न ऑफ स्टेप को क्रिएट किया जो कि कंप्लीट पैटर्न है। दरअसल एल्डर ने नॉलेज इरफान को गिफ्ट किया था, तो इरफान तुरंत ही उनका शुक्रिया अदा करने लगता है। साथ ही उन्होंने वहाँ की चट्टान को ब्रेक करके रास्ता भी बना लिया था। इरफान सोचता है कि मैं वैसे भी कई दिनों से डोमेन गेट ढूंढ रहा हूँ, तो क्यों ना एल्डर को ही फॉलो किया जाए, हो सकता है कि उनके साथ रह के मुझे कोई क्लू मिल जाए। तो इरफान भी एल्डर को आवाज लगाते हुए उनके पीछे रवाना हो गया। उसे एल्डर तो नजर नहीं आते, मगर माउंटेन के बीच में छुपाया हुआ दरवाजा इरफान को मिल चुका था। उसे हाथ लगाते इरफान एक केव में पहुंच जाता है जिस पर एक बैरियर भी सेटअप था। साथ ही उसने देखा कि क्रेजी एल्डर अपने डिसाइपल को याद करते हुए पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और फिर वो तुरंत ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा अमेजिंग था। और उतने में वहाँ पर कुछ एल्डर्स पहुंच जाते हैं। वो कह रहे थे कि किसी में इतनी हिम्मत है जो हमारे जेड गेट फॉरबिडन एरिया में एंटर करे। दरअसल ये सभी मास्टर्स टाइशॉन सेक्ट से ही बिलोंग करते थे। इधर क्रेजी एल्डर ने वहाँ मौजूद पिलर्स पर फॉर्मेशन सेटअप कर लिए। अभी देखते साथ ही एल्डर्स उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, मगर तभी इरफान ने उन दोनों के आसपास एक शील्ड फॉर्म करते हुए सीनियर को प्रोटेक्ट किया। हालांकि वो लोग एक ही सेकंड में उस शील्ड को ब्रेक करते हुए इरफान पर फ्लाइंग शॉट से अटैक करना शुरू कर देते हैं। इरफान जैसे तैसे उन्हें काउंटर किए जा रहा था और तब तक क्रेजी एल्डर ने अपने स्पेल्स को कंप्लीट करते हुए वहाँ पर वॉइड को फॉर्म कर लिया। इधर दूसरे एल्डर्स कह रहे थे कि हम इस बुढ़े को वॉइड को क्रॉस करने नहीं दे सकते, तो उन सब ने अपने पास का यूज करके वॉइड को फटाफट से बंद कर दिया, जिसके चलते क्रेजी सीनियर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। वो कह रहे थे कि मैं अपने डिसाइपल्स को बचाने जाने वाला था, तो फिर तुम लोगों ने मुझे क्यों रोका। और फिर उन्होंने गुस्से में आकर अपने फुल पोटेंशियल का यूज करते हुए वहाँ पर एक एनर्जी स्ट्राइक रिलीज कर दी, जिससे वो सभी एल्डर्स घायल होकर नीचे पटक गए और तभी वॉइड भी दोबारा से ओपन हो जाता है। अब एल्डर तो उसमें एंटर कर चुके थे, तो इरफान भी उन्हें फॉलो करने का डिसाइड करके वॉइड में कूद गया और तभी उसे वॉइड में क्रेजी एल्डर नजर आते हैं जो कि काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो इरफान तुरंत ही उनसे बात करने लगा। वो कहता है कि सीनियर मैं इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता, क्या प्लीज आप मुझे वॉइड को क्रॉस करने की टेक्निक सिखा पाओगे, मैं तो बस अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। और अब वो फ्लोट होते हुए सीधे एल्डर के सामने पहुँच गया। एल्डर उससे कह रहे थे कि तुम्हें वापस क्यों जाना है, सब लोग तो ऑलरेडी मर चुके। और तभी उनके माइंड से गोल्डन रोप्स बाहर निकल कर एक ककून को फॉर्म कर लेती है। दरअसल यहाँ मौजूद प्रेशर काफी ज्यादा हेवी था, तो एल्डर ने इरफान और खुद को बचाने के लिए इस ककून को फॉर्म किया, मगर ये लोग स्पेस को पेनिट्रेट करके भी वॉइड को क्रॉस नहीं कर पाए थे, जिसके चलते इरफान दोबारा से टाइशॉन सेक्ट में ही वापस आकर पटक गया। यहाँ पर बड़ा ही जोरदार धमाका हो जाता है, जिसे एल्डर ली और जियो ने भी देख लिया था। और उतने में इरफान सीधे जियो के सामने फेंका गया। जियो तो उसे घायल देखकर ही इमोशनल हो गई थी, तो वो अपने पावर्स का यूज करके उसे हील करने की कोशिश करने लगी, मगर इरफान की बॉडी उसकी पावर को जरा भी रिस्पॉन्ड नहीं करती, जो देखते साथ ही जियो ने पैनिक होकर रोना शुरू कर दिया। उसने दोबारा से अपनी ढेर सारी पावर का यूज किया था, मगर उसके सारे एफर्ट्स भी फेल हो जाते हैं। जियो को लगा कि वो इरफान को खो चुकी है, इसलिए वो काफी ज्यादा रोने लगी। वो उससे कह रही थी कि प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि दोबारा कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगी। तो इरफान उससे पूछता है पक्का तंग नहीं करोगी ना, तो वो भी रोते हुए बताने लगी कि हाँ पक्का तंग नहीं करूंगी। और फिर उसे अचानक से ही रियलाइज हुआ कि अरे ये बंदा तो जिंदा है। इधर इरफान तो उसके मजे ले रहा था, साथ ही वो जियो का हाथ भी पकड़ लेता है। वो कह रहा था कि तुमने मुझसे वादा किया था कि अब तुम बिल्कुल भी मुझे बुली नहीं करोगी, लेकिन फिर जियो ने उसे इतनी जोर से काटा कि बेचारे इरफान की चीखें निकल गई। इरफान कह रहा था बाप रे बाप, इस बार तो इस चुड़ैल ने पिछली बार से भी जोर से काटा। तो जियो से कहती है कि तुम मुझे अलविदा कहे बिना नहीं जा सकते, जाना तो छोड़ो तुम मेरी इजाजत के बगैर मर भी नहीं सकते। तो इरफान भी डर के मारे हाँ में हाँ मिलाने लगा। और उतने में जियो ने देखा कि आसमान में कुछ लाइट बिखर चुकी है, जिसे देखो इरफान
को बताने लगी कि मार्शल आर्ट हॉल में मौजूद वॉइड पूरी तरह से शटर हो गया, मगर फिर भी तुम ऐसी भयानक एनर्जी को फेस करके भी जिंदा बच गए। तो एफान कह रहा था कि मैं बस लकी था, और उतने में एल्डरली वहाँ पर पहुँच गए। वो कहते एफान, इस बार तुमने बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया, शायद मैं भी तुम्हें इससे बचा नहीं पाऊंगा। वही दूसरी तरफ टाइशॉन सेक के एल्डर भी गोल्डन कोकुन के पास पहुँच गए थे। वो कहते हैं कि इतना भयानक एक्सप्लोजन होकर भी ये बंदा जिंदा बच गया, और इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोकुन कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और उतने में उस कोकुन पर फॉर्मेशन पैटर्न अपीयर हो गया, जो देखते साथ ही एल्डर जू काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। वो कह रहे थे कि ये तो टाइशॉन होली लैंड का पैटर्न है। तो बाकी के एल्डर उनसे पूछने लगे कि क्या वाकई इसमें वो वही एंशिएंट सेज है जो 6000 सालों से इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा, मगर ये तो इम्पॉसिबल है। हजारों सालों पहले टाइशॉन होली लैंड ने एंशिएंट फॉरबिडन लैंड में एंटर किया था, और तभी से वो लोग पूरी तरह से गायब हो गए। जिस पर एल्डर जो कहने लगा कि ये हमारी खुशनसीबी है कि एल्डर हमारे हाथ लग गया। अब हम इनसे कई सारी सीक्रेट टेक्निक सीख सकते हैं, जिससे हमारे टाइशॉन सेक्ट की और भी ज्यादा ग्रोथ होगी। मगर उसी वक्त जी होंग वहाँ पर पहुँच गया। एल्डर जू को ये तो समझ नहीं आ रहा था कि जी फैमिली का एंसेस्टर इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गया। जी होंग कह रहा था कि हो सकता है तुम लोगों ने इस सीनियर को ऑफेंड किया है। अगर ये सीनियर गुस्सा हो गया तो तुम्हारे टाइशॉन सेक्ट को मिट्टी में मिला देगा, इसीलिए जी फैमिली के बिहाफ में अब मैं इस मैटर को हैंडल करने वाला हूँ। दरअसल जी फैमिली काफी ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए टाइशॉन सेक्ट के एल्डर को भी पीछे हटना पड़ गया। इधर जियो ने भी देखा कि जी फैमिली के लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो एफान को भी वहाँ से ले जाना चाहती थी, मगर एल्डर ली ने इसके लिए मना कर दिया। वो एफान से कह रहे थे कि इस गोल्डन कोकुन की लाइट की वजह से शायद लोग तुम्हें देख नहीं पाए, इसलिए तुम इस मैटर से दूर रहो। जिस पर एफान कह रहा था कि मुझे तो बस उस क्रेजी सीनियर की फिक्र हो रही, पता नहीं ये लोग उनके साथ अब क्या करेंगे। तो एल्डर कहते हैं कि अगर शैटर्ड हुआ वॉइड भी उस बंदे को मार नहीं सकता, तो भला ये मामूली सी कल्टीवेटर उसका क्या ही उखाड़ सकते। उस क्रेजी सीनियर को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। साथ ही जियो भी एफान को यही बता रही थी कि पहला तुमने खुद की फिक्र करनी चाहिए, बाद में तुम दूसरों का सोचो। जिसके बाद वो भी उस कोकुन की तरफ रवाना हो गई। इधर एफान ने देखा कि वहाँ से ही थोड़ी दूरी पर एक बंदा ग्यूकिन को प्ले कर रहा है। वो एफान से कहने लगा कि अगर तुम्हें ये धुन पसंद आई तो यहाँ आकर उसे एंजॉय करो, मगर एफान उसे बिजी होने का बहाना देकर वहाँ से निकल पड़ा। तभी वो बंदा उससे कहने लगा कि टाइशॉन डोमेन का गेट अब कोलैप्स हो चुका, जिसके चलते कई सारे लोग यहाँ पर गैदर हो रहे, लेकिन मेरे इस सीक्रेट लोकेशन को ज्यादा लोग विजिट नहीं करते, यहाँ पर तुम महफूज रहोगे। और वैसे भी मेरे भाई एफान, जो धुन तुमने सुनी थी उसे तो खत्म करना ही पड़ेगा। इधर जी होंग कोकुन के पास मौजूद था, मगर तभी वहाँ पर ढेर सारे कल्टीवेटर्स भी पहुँच गए, जिसमें ओल्ड जियांग फैमिली और याओगुआंग होली लैंड के लोग भी शामिल थे। जियांग मेंग कहने लगा कि आज यहाँ पर एक सेंट अपीयर हुआ है, तो उससे नॉलेज हासिल करना तो लाजमी होगा। भला ऐसे काम में मेरी जियांग फैमिली पीछे कैसे रह सकती। साथ ही एल्डर याओगुआंग भी बताने लगा कि इस सेंट के पास टाइशॉन होली लैंड की सीक्रेट टेक्निक होगी, जो कि 6000 साल पहले ही लॉस्ट हो गई थी, तो उन्हें टेक्निक को हासिल करने का मौका हम हाथ से कैसे जाने दे सकते। तभी एल्डर जी होंग सबको बताने लगा कि इस कोकुन में जो बंदा सील्ड है वो 6000 साल पुराना सेंट है। साथ ही मेरी जी फैमिली के पास प्रोफाउंड एम्परर लेगेसी है, तो ये मेरी जी फैमिली की जिम्मेदारी होगी कि मैं इस बंदे को प्रोटेक्ट करूं। तभी जियांग मेंग कहता है कि अब तो हम तीनों भी बूढ़े हो चुके, तो क्यों ना हमारी फैमिलीज के यंग टैलेंटेड बंदों को ही मुकाबला करने दिया जाए। वेल, यहाँ पर सबसे पहला तो हमें याओगुआंग होली लैंड के जीनियस डिसाइपल दिखाए गए, जिनमें है उनका होली सन याओची। ये बंदा फोरपोल रेल्म यानी कि तीसरी स्टेज पर पहुंच चुका है। इधर जियो को तो इन लोगों पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि ये लोग उसकी जी फैमिली को बुली करना चाहते, मगर देखा जाए तो इसकी जी फैमिली भी कोई दूध की धुली नहीं। वहीं पर जियांग मेंग ने अनाउंस किया कि जो भी इस कोकुन को टच करेगा वही फैमिली इस कोकुन को अपने साथ ले जाएगी। और तभी उसके ही क्लैन का जियांग एफई नाम का बंदा फाइट के लिए तैयार हो गया। ये भी फोरपोल किंगडम रेल्म का कल्टीवेटर है। और उतने में याओगुआंग का होली सन याओची भी कोकुन को हासिल करने के लिए रेडी हो गया। वो कह रहा था कि जी फैमिली की डिवाइन बॉडी जी हाओयू यहाँ पर मौजूद नहीं। मैंने सुना था कि कुछ महीनों पहले उसने अकेले ही डीमन रेस का मुकाबला किया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उस बैटल में घायल हो गया। और तभी जी हाओ नाम का बंदा सामने आते हुए कहने लगा कि जी हाओयू यहाँ पर मौजूद नहीं तो क्या हुआ, मैं उसकी जगह ले सकता हूँ।
जिस पर ये बाकी की जीनियस कहने लगी कि भाई तेरा नाम तो हमने आज तक नहीं सुना था। तो जी हाई कहने लगा कि कोई बात नहीं, आज के बाद तुम हमेशा मेरा नाम याद रखोगे। लेकिन तभी एल्डर जी होंग ने उसे पीछे हटने का ऑर्डर दिया, क्योंकि वहाँ पर वॉइड को ओपन करके जियो का बड़ा भाई जी फैमिली की डिवाइन बॉडी जी हाउ यू पहुँच गया था। उसने आते साथ ही कंपटीशन की शुरुआत कर दी। तब तक याओची ने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड रिलीज करते हुए जियांग फैमिली के ये फे पर अटैक कर दिया था, मगर ये फे अपनी जबरदस्त बर्निंग रॉक टेक्निक का यूज करते हुए फ्लाइंग स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर याओची को चट्टानों में क्लैश कर देता है। एफे कह रहा था कि तू याओ फैमिली का होली सन है तो क्या हुआ, मुझे हराने की काबिलियत तेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं। और अब वो खुद कुकुन के पास जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जी हाउ यू अपनी वॉइड का यूज करके उसे कुकुन से दूर टेलीपोर्ट कर चुका। और अब जी हाउ यू अपने बड़े इक्वल अंदाज में वॉइड्स को ओपन कर कुकुन के पास पहुंच जाता है। लेकिन तब तक होली सन याओची ने एक बार फिर से अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज कर उसे पीछे हटने पर मजबूर किया। सो गाइस, ये बेसिकली तीन फैमिलीज के जीनियस के दरमियान की बैटल थी। जी हाउ यू पर न जाने कितने ही फ्लाइंग स्वॉर्ड याओची ने रिलीज की थी, मगर जी हाउ यू वॉइड की मदद से उन्हें उसी के फॉर्मेशन में पियर्स करवा देता है। और अब हाउ यू ने अपने वॉइड पाम का यूज कर उस पर हल्ला बोल दिया, मगर याओची भी होली सन के टाइटल को होल्ड करता है, तो इतनी आसानी से सप्रेस नहीं होने वाला था। इन दोनों में बड़ा ही अमेजिंग मुकाबला हमें दिखाया गया है। एक तरफ हाउ यू के वॉइड हैंड्स और दूसरी तरफ याओची की फ्लाइंग स्वॉर्ड्स का तूफान। इन दोनों ने तो वहाँ पर मानो तबाही मचा दी। उसी वक्त एफे भी मुकाबले में वापस आ गया। उसने कुकुन के आसपास अपने अर्थ लैंसेस सेटअप किए, मगर उन्हें ब्रेक करने में हावी को जरा भी वक्त नहीं लगता। तभी होली सन याओची ने उस पूरी जगह पर बहुत ही भयानक गोल्डन लाइट स्प्रेड की। इसे गोल्डन लाइट फोर्ट्रेस टेक्निक कहा जाता है, जिसके चलते वहाँ पर एक बड़ा ही शानदार सा दिखने वाला बैरियर सेटअप हो गया। अब ये देखते साथ ही एफे ने याओची को अपनी चट्टानों में जकड़ दिया और वहीं पर हावी उसे अपने वॉइड हैंड से सप्रेस करने लगा। वो एफे से कह रहा था कि मैं इसे होल्ड करता हूँ, तब तक तुम इसके गोल्डन लाइट फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय कर दो। अब ये सुनते साथ ही एफे ने एक जायंट ब्लेड फॉर्म करते हुए सीधे उस फोर्ट्रेस पर अटैक कर दिया, जिससे बड़े ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगते हैं। वहाँ चल रही बैटल एफान को भी इतनी दूर होकर सुनाई देने लगी। उसे तो इन तीनों फैमिलीज पर गुस्सा आ रहा था कि सिर्फ सुप्रीम टेक्निक हासिल करने के लिए ये लोग उस क्रेजी सीनियर के इतना पीछे पड़ गए। तभी हुआ यूनफे ये फैन से कहने लगा कि हमारे टाइशान सेक्ट में तो आज हंगामा मचा है, मगर फिर भी मेरा भाई एफान मेरे ग्यू किनको सुन रहा। जिस पर एफान कह रहा था कि ये धुन सुनकर मेरा मन थोड़ा सा शांत हो गया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जिस पर यूनफे कहता है कि एक बार शामान ने मुझे बताया था कि तुम्हारा घर इस डोंगहोंग से काफी ज्यादा अलग है, वहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो किया जाता। और ये सुनते साथ ही एफान की नजरों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। शामान ने इस बंदे को शायद अर्थ प्लैनेट के बारे में हिंट्स दिए थे, तो एफान उसे बताने लगा कि मेरी दुनिया के लोग खेती करके पैसा कमाते, वहाँ पर कल्टीवेशन को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, और फिर क्या 100 सालों के अंदर ही हमारे लोग मारे जाते। हम एक ऐसी दुनिया से बिलोंग करते हैं जो हर पल बदलती रहती। इधर एफे गोल्डन फोर्ट्रेस को ब्रेक करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर उसके अंदर मौजूद इनर लाइट फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा सॉलिड थे। तो एफे जी हाउ से कहने लगा कि क्यों ना तुम अपने 9 ल्यूमिनस मून का यूज करो, अगर ऐसा नहीं किया तो जी फैमिली हार जाएगी। उतने में वो फोर्ट्रेस एफे को काफी दूर पटक देती है। अब ये देखते साथ ही हाउ यू ने अपने बड़ी पावरफुल वेपन्स को समन करते हुए सीधे उस फोर्ट पर अटैक किया, मगर उसकी ये कोशिश भी फेल हो गई। इधर एफे ने भी वहाँ पर आग का जलजला लाते हुए अपनी 8 इमॉर्टल की ब्रूटल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके चलते वहाँ पर बड़ा ही भयानक फॉर्म एक्टिवेट हो गया और उसने याओची को बड़ी बेरहमी से धुलाई करना शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उसने कूटने के बाद हाउ यू भी उस बंदे को अपने वॉइड में फंसाकर काफी दूर टेलीपोर्ट कर चुका था। और अब एफे अपने इमॉर्टल फॉर्म के जरिए उस फोर्ट पर कई सारे हमले करने लगता है। अब याओची तो वहाँ से काफी दूर था, मगर इसके बावजूद भी उसने अपना एक गोल्डन स्पीयर एफे की तरफ रिलीज कर दिया था। मगर उसी वक्त हाउ यू अपने वॉइड का यूज करते हुए याओची के स्पीयर को उसी ने क्रिएट किए हुए फोर्ट पर हिट कर देता है, जिससे फाइनली वो शील्ड ब्रेक हो गई। यानी कि याओ फैमिली की फोर्ट्रेस बस उन्हीं के अटैक से ब्रेक हो सकती थी, और ये बात अब दूसरी फैमिलीज को भी पता चल गई। और उतने में उस कोकुन से डिवाइन स्ट्रिंग बाहर निकलकर इन सभी पर अटैक करने लगती है। न जाने कितने ही बंदे इसमें मारे जा रहे थे, जिसके चलते सभी एल्डर्स अपनी पावर का यूज करके क्रेजी सीनियर को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे, मगर कोई भी इन स्ट्रिंग्स को रोक नहीं पाता। कल्टीवेटर्स यहाँ से वहाँ भागते हुए अपनी जान बचा रहे थे। इनफैक्ट ये जो तीनों फैमिलीज के पावरफुल बंदे थे, उन्होंने दूसरों को भी बचाना शुरू किया। इस रेस्क्यू मिशन में जियो भी शामिल हो जाती है, मगर दूसरों को बचाने के चक्कर में वो खुद ही डिवाइन स्ट्रिंग्स में जकड़ी गई। जियो तो
काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है, मगर उसी वक्त वहाँ पर एफान की एंट्री हो गई। उसने अपने स्क्रिप्चर का यूज करके उस स्ट्रिंग को कट करते हुए जियो को सीधे अपनी गोद में उठा लिया और उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई। अब जियो कोई जवाब दे पाई इससे पहले एफान भी उन स्ट्रिंग्स में जकड़ा गया। यहाँ पर जियो उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, मगर स्ट्रिंग ने एफान को अपनी तरफ खींच लिया। एफान को पता था कि ये कोकून उसे ऑन द स्पॉट मार सकता है, तो एफान ने वहाँ पर एक डाव पैटर्न फॉर्म करके कोकून पर सेट कर दिया, जिसके चलते वो सारी स्ट्रिंग्स एक ही सेकंड में वैनिश होकर वहाँ पर बड़ा ही जबरदस्त धमाका हो गया। वो जगह उस एक्सप्लोजन की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। साथ ही क्रेजी सीनियर भी वहाँ से गायब हो गया। जी होंग को तो क्रेजी सीनियर की ब्रीदिंग भी महसूस नहीं हो पा रही थी। और अब एफान वहाँ से जाने वाला था कि तभी जियांग फैमिली का बंदा उसका रास्ता ब्लॉक करके उससे पूछने लगा कि बताओ तुमने कौन सा पैटर्न यूज करके कोकून को डीएक्टिवेट किया था। तो एफान अनजान बनने का नाटक करते हुए उसे बताने लगा कि मैंने तो कोई पैटर्न यूज नहीं किया। खैर मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन याओ फैमिली की जीशी उसे अपने स्ट्रिंग्स में जकड़ लेती है। वो एफान से पूछने लगी कि बताओ तुम्हारा उस पागल बुड्ढे से क्या ताल्लुक है। तो एफान उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं बस सीनियर से एक बार मिला था और उस वक्त भी उन्होंने मेरी जान बचाई। तो बंदी उससे पूछती कि बताओ फिर तुम्हारे सीनियर कहाँ पर है, जिस पर एफान कहने लगा कि इतने पावरफुल एल्डर भी उनकी ब्रीदिंग को ट्रेस नहीं कर पा रहे, फिर मैं तो बस एक मामूली सा कल्टीवेटर हूँ। लेकिन तभी जी हाओ ने उसे अपनी पावर से चट्टानों के बीच में ट्रैप कर लिया। वो जियो से कहता है कि जब इस बंदे ने पैटर्न का यूज किया था तब ये तुमसे ही काफी ज्यादा करीब था, तो बताओ इसने कौन से लेटर का यूज किया। जिस पर जियो भी अपने भाई से झूठ बोलते हुए कहने लगी कि इसने तो कोई पैटर्न यूज ही नहीं किया था, ये बेचारा तो जैसे तैसे खुद को बचाने के लिए ही स्ट्रगल कर रहा था। अब ये सुनकर हाओ समझ जाता है कि उसकी बहन उससे झूठ बोल रही, लेकिन दूसरे एल्डर्स को जियो की बातों पर यकीन था, तो एफान को आजाद करा देते हैं। उसी वक्त यूनफे भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कह रहा था कि आज यहाँ पर काफी कुछ हो चुका है, तो क्यों ना आप सभी लोग मेरे साथ चाय पीने चलो। साथ ही उसने एफान को भी चाय पर इनवाइट किया था। और अब उनके वहाँ से जाते साथ ही हाओ ने अपनी सिस्टर से सवाल पूछना शुरू किए कि बताओ ये बंदा है कौन, इसने तुम्हें बचाने की खातिर अपनी जान जोखिम में क्यों डाली थी। तो जियो कहती कि मैं भी उस बंदे को नहीं जानती, आज तो इत्तेफाक से हमारी मुलाकात हो गई। हालांकि हाओ को पता था कि जियो झूठ बोल रही, मगर उसके पास अपनी बात साबित करने का कोई सबूत नहीं था। और अब हमें इन सभी एल्डर्स की मीटिंग दिखाई गई, जहाँ पर ये लोग उसी क्रेजी सीनियर के बारे में बात कर रहे थे। दरअसल वो सीनियर हद से ज्यादा पावरफुल था। उनके टाइशान होली लैंड के पास ढेर सारी सीक्रेट टेक्निक और मिस्ट्री स्टेप का पैटर्न था, जिससे वो हजारों मीलों की दूरी को आसानी से तय कर सकते। मगर जब इस पावरफुल टाइशान होली लैंड ने फॉरबिडन लैंड में एंटर किया, उस वक्त उस फैक्शन का हर एक बंदा उसी लैंड में मारा गया और तभी से उस सीनियर का दिमागी संतुलन बिगड़कर वो पूरी तरह से पागल हो गए। यानी कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर एक सेंट भी पागल हो सकता था। इधर एफान और जियो भी इस मीटिंग में शामिल थे। इन दोनों का इशारों में ही कुछ डिस्कशन चलता जा रहा था, जिसे हाओ भी देख लेता है। और तभी यूनफे ने इन सभी एल्डर से रिक्वेस्ट की कि ये लोग फ्यूचर में एक दूसरे के दुश्मन ना बने। अगर ऐसा हुआ तो ये लोग अपने ही डाउनफॉल को न्योता भेजेंगे। तो सभी एल्डर्स भी इस बात पर राजी हो जाते हैं। इधर जियो ने देखा कि एफान तो वहाँ से गायब है, तो एफान को ढूंढते हुए एक जायंट पेड़ पर पहुंच गई, जहाँ पर एफान काफी मजे से आराम फरमा रहा था। तो जियो कहते चलो अभी इसके मुंह पर सुअर बना देती हूँ, इससे अच्छा मौका तो मुझे नहीं मिलने वाला। मगर तभी एफान ने उसका हाथ पकड़ लिया और अब उसे उकसाते हुए कहने लगा कि इतनी बड़ी हो गई लेकिन बच्चों जैसी हरकतें करती रहती हो। जो सुनते साथ ही जियो ने उस पर अटैक करना शुरू किए। वो कह रही थी देखता जा, अभी तुझे मेरी ताकत का अंदाजा आ जाएगा। मगर एफान उसके हाथ ही नहीं लग रहा था और मौका मिलते साथ ही वो जियो को ही दबोच लेता है। वो उससे पूछ रहा था कि बता तूने इतनी जोर से काटना कहाँ से सीखा। जरूर से तुम्हारी जी फैमिली में ढेर सारे कुत्ते होंगे और उन्हीं से तुमने ट्रेनिंग ली। और तभी हाओ वहाँ पर पहुँच जाता है। वो एफान से कह रहा था कि मेरी सिस्टर वाकई बच्चों जैसी हरकतें करती, मेरे ख्याल से तुम उसे सबक सिखा रहे हो। जिस पर एफान कहने लगा हाँ बिल्कुल, हम दोनों एक साथ खाना खाते, एक साथ रहते और एक साथ ही ट्रैवल करते, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे थोड़ी सी तमीज सिखा दूं। और तभी जियो ने तुरंत ही एफान का मुंह बंद करने की कोशिश की। जो देख हाओ गुस्से में जियो से कहने लगा कि इसका मुंह खोलो, मैं इसकी बातें सुनना चाहता हूँ। तो एफान कहने लगा कि हम दोनों एक साथ ट्रैवल करते हैं और कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। अब ये सुनते साथ ही हाओ तूफान जैसे एफान पर टूट पड़ा। वो तो बस एफान पर धड़ाधड़ हमले किए जा रहा था। वो उसका पाँव पकड़कर उसे इधर उधर पटक रहा था। साथ ही जियो बीच में ना आए उसके लिए हाओ ने उसे भी एक केज में ट्रैप कर दिया। मगर इतने सारे अटैक करने के बावजूद भी हाओ ने नोटिस किया
कि इरफान पर इसका कोई असर नहीं हो रहा, वो तुरंत ही समझ जाता है कि इस बंदे की कॉन्स्टिट्यूशन उसकी डिवाइन बॉडी से सिमिलर है। और अब इरफान ने अपनी पावर्स रिलीज करते हुए उसे दूर ढकेल दिया। तभी हाओयू उससे कहता है कि शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया था, लेकिन देखते हैं कि तुम कब तक मेरे मून फेजेस के सामने टिक पाओगे। और अब हाओयू ने अपने मून को समन किया। इसे ही मून राइजिंग ओवर द स्काई टेक्निक कहा जाता था, जिसके लिए हाओयू फेमस है। और अब हाओयू अपने मून फेजेस का यूज करके वहाँ पर कई सारे एसेंस लांसेस फॉर्म कर देता है, जिसमें इरफान जकड़ चुका था। तब तक सभी एल्डर्स और जीनियस भी वहाँ पर पहुँच गए। जीशी कह रही थी कि पता नहीं इस बंदे ने ऐसा क्या किया जो कि डिवाइन बॉडी हाओयू उस पर इतना ज्यादा गुस्सा हो गया। इन सभी जीनियस का मानना था कि इरफान आज मारा जाएगा, साथ ही इन्हें भी हाओयू की मून राइजिंग टेक्निक को देखने का मौका मिलेगा। इधर हाओयू ने अपना एक फॉर्मेशन इरफान को क्रश करने के लिए रिलीज कर दिया था। तभी इरफान की एंशिएंट होली बॉडी ने अपनी बड़ी ही यूनिक पावर को रिलीज करना शुरू किया। उसकी मदद से इरफान लांसेस को ब्रेक करते हुए हाओयू के उस भयानक फॉर्मेशन को काउंटर करने लगता है। साथ ही वो हाओयू को चैलेंज करते हुए कह रहा था कि तुम्हारे पास जो भी मूव्स है उनका भी यूज करो, वरना मैं ये समझूंगा कि तुम्हारी डिवाइन बॉडी किसी काम की नहीं। और अब इरफान ने बड़े ही कुल अंदाज में एक पंच हिट करते हुए हाओयू के फॉर्मेशन के चिथड़े उड़ा दिए। तभी जियो अपने भाई को समझाने लगती है कि ये बंदा विलसी रल्म की तीसरी लेवल का कल्टीवेटर है, प्लीज इस पर अटैक मत करो। लेकिन हाओयू ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि मैं भी अपनी पावर को थर्ड लेवल पर सप्रेस करता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या ये बंदा तुम्हारे उस प्रोटेक्शन को डिजर्व भी करता है। और अब जी हाँ अपनी अल्टीमेट पावर को रिलीज करते हुए इरफान पर प्रेशर करना शुरू कर देता है, मगर इरफान अपनी एंशिएंट होली बॉडी की पावर का यूज करके उस प्रेशर को डिस्ट्रॉय कर चुका। अब ये देख एल्डर जी होंग को भी इरफान स्पेशल लगा। वो कह रहे थे कि जरूर से इस बंदे के पास स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है, वरना इस लेवल वाला कोई भी बंदा ल्यूमिनस मून के प्रेशर को झेल नहीं सकता। इधर एफे भी इसी का जिक्र कर रहा था। वो कहता है कि इरफान डिवाइन ब्रिज रेल्म का कल्टीवेटर है, उसने तो अभी तक इस प्रेशर के नीचे क्रश हो जाना चाहिए था, मगर वो तो हावी का मुकाबला कर रहा। वहीं पर हावियों की व्हील ऑफ 9 ल्यूमिनस मून इरफान पर बड़ा ही भयानक प्रेशर रिलीज करने लगे और फाइनली वहाँ पर एक एनर्जी एक्सप्लोजन होकर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। एल्डर्स भी कहने लगे कि इरफान में पोटेंशियल तो था, मगर उसने गलत बंदे से पंगे लिए। वहीं पर जियो तो काफी ज्यादा रोने लगी। वो कह रही थी कि ये सारी मेरी गलती है, मेरी ही वजह से तुम मारे गए। जियो का दिल तो पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन उसी वक्त इरफान बड़े ही कुल अंदाज में फ्लाई करते हुए वहाँ पर पहुँच गया। जियो उसे जिंदा देखकर खुश हो गई और बाकी के बंदे शॉक। हाओयू भी उसे देखकर हैरान था और तभी इरफान हाओयू से गुस्से में कहने लगा कि चल फिर से मुझ पर अटैक कर। तो हाओयू कहता है ठीक है, मैं अभी तेरी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। इधर जियो अपने भाई को धमका रही थी कि अगर तुमने इरफान पर दोबारा अटैक किया तो मैं जिंदगी भर तुम्हें इग्नोर करने वाली हूँ। अब ये सुनकर हाओयू से पूछता है कि आखिर तुम इस बंदे को लेकर इतनी पजेसिव क्यों हो गई, जिस पर जियो कह रही थी कि इरफान मेरा दोस्त है। और तब तक यूनफे भी वहाँ पर पहुँच गया। वो हाओयू को बता रहा था कि इरफान मेरे टाइशॉन सेक्ट का डिसाइपल है, तो अगर तुम नहीं चाहते कि हम दोनों के सेक्ट के दरमियान की दोस्ती खत्म हो जाए तो तुम्हें यहीं पर रुकना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही हाओयू ने जियो पर लगा हुआ बैरियर हटा दिया तो तुरंत ही इरफान को संभालने चली जाती है। उसे लग रहा था कि इरफान घायल होगा, मगर इरफान को तो बस जोरों की भूख लगी थी, इसलिए तुरंत ही खाने पर टूट पड़ा। इधर एंसेस्टर जी होंग जियो से पूछ रहे थे कि बताओ तुम्हारा इस बंदे से क्या ताल्लुक है। अब जैसे जियो ने कहा कि वो दोनों सिर्फ दोस्त थे, एल्डर तुरंत ही उस पर भड़क गए। वो कह रही थी कि क्या तुम्हें ऐसा लग रहा कि मैं बुढ़ा हो गया तो अंधा भी हो चुका हूँ? तुम कुछ महीनों से इस बंदे के साथ रहती आई हो तो जरूर से तुम्हारा रिश्ता गहरा होगा। वैसे ये बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है, अगर इसे हमारी जी फैमिली में शामिल किया तो हमारा फायदा होगा, लेकिन हाओयू ऐसा नहीं चाहता था। अब एंसेस्टर जी होन इरफान से कुछ बात कर पाए इससे पहले याओगोंग होली लैंड का मास्टर और जियांग फैमिली का मास्टर उसके पास पहुंच गया। वो दोनों भी इरफान को कन्विंस करने लगे कि उसने उनके क्लैन को ज्वाइन करना चाहिए। सो बेसिकली तीनों फैमिलीज इरफान की पावर्स देखकर इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी कि वो अब इरफान को अपने क्लैन का मेंबर बनाना चाहती। और तभी याओ क्लैन की जीशू से सीक्रेटली बात करने लगी। इन दोनों के दरमियान का कन्वर्सेशन कोई भी सुन नहीं सकता था। वो इरफान से कह रही थी कि हाओयू
की डिवाइन बॉडी भी तुम्हारे सामने फीकी पड़ गई, इसलिए ये लोग तुम्हें अपने क्लान में शामिल करना चाहते। इसीलिए तुम्हें भी जल्दी से डिसाइड करना पड़ेगा, वरना ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। इधर इन तीनों एल्डर्स ने एफान को ढेर सारी लालच दिखाकर अपने क्लान में ज्वाइन करवाने की रिक्वेस्ट की, मगर एफान उन्हें बताता है कि मेरे पास कोई स्पेशल बॉडी नहीं, बस मेरा एक सीक्रेट है। दरअसल मैं ब्रॉन्ज इमॉर्टल पैलेस को विजिट करके वापस आया हूँ। अब ये सुनते साथ ही सभी लोग शॉक हो गए। वो उस पर गुस्सा दिखाते हुए कह रहे थे कि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। एंशिएंट टाइम से वो ब्रॉन्ज इमॉर्टल पैलेस वैनिश हो गया और जो भी लोग उसमें गए थे वो कभी वापस नहीं आ पाए। तो एफान कहने लगा कि मैं वहाँ पर गया भी और मैंने वहाँ से ब्लैक एंड येलो ची पावर की मदर एनर्जी को भी कैप्चर किया। साथ ही वो अपनी ची पावर को शो करते हुए ने ब्रॉन्ज इमॉर्टल पैलेस का लोकेशन भी दे देता है और इसी तरह से एफान ने इन लोगों से अपना पीछा छुड़वा लिया था। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जियो एफान से मिलने पहुंच गई और उससे कहती है कि तुमने उन्हें पैलेस का लोकेशन देना नहीं चाहिए था, तुमने तो उन्हें सीधे मौत के मुंह में भेज दिया। जिस पर एफान कहता है कि हम दोनों की आजादी के लिए मुझे ये करना पड़ा। खैर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और इतना कहते साथ ही एफान ने अपनी ब्लैक एंड येलो ची पावर जियो की बॉडी में ट्रांसफर करना शुरू की। साथ ही वो जियो को बता रहा था कि अब हमें अलग होना पड़ेगा। जियो तो उससे बिल्कुल भी दूर रहना नहीं चाहती थी, मगर एफान ने अपना मन बना लिया था और अब वो उससे कहता है कि अच्छे से कल्टिवेट करो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भाई को भी सरपास कर दो। जिसके बाद एफान वहाँ से रवाना हो गया। इधर याओगोंग क्लैन के लोगों ने अपने कल्टिवेटर्स को ब्रॉन्ज पैलेस की तरफ रवाना कर दिया था। साथ ही जियांग क्लैन के लोग भी उसी तरफ निकल पड़े। इस पैलेस में जाने का मौका ये लोग हाथ से गंवाना नहीं चाहते थे। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक इन दिखाई जाती है जहाँ पर सभी लोग ब्रॉन्ज इमॉर्टल पैलेस के बारे में ही गॉसिप कर रहे थे। एक बंदा बता रहा था कि सारी ग्रेट फैमिलीज इस पैलेस की तरफ निकल चुकी हैं। बस इस बार जी फैमिली ने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया और इसके पीछे एक सॉलिड रीजन है। मेरे ख्याल से तुम सभी ने पीकॉक किंग वांग के बारे में तो सुना ही होगा। वो बंदा डीमन रेस का सबसे पावरफुल जीनियस माना जाता। उसने सदर्न रीजन पर लगभग 800 सालों तक अपना डोमिनेंस साबित किया था और हाल ही में जी फैमिली की डिवाइन बॉडी हाव्यू ने डीमन रेस पर अटैक किया। तो प्रिंसेस यानरियो को डिफेंड करने के खातिर उस पीकॉक किंग वांग ने जी फैमिली को चैलेंज किया है। पीकॉक किंग वांग हेल से आए हुए राक्षसा घोस्ट जैसा खतरनाक है और उसने जी फैमिली के पावरफुल से लेकर कमजोर डिसाइपल तक सभी का खात्मा कर दिया। इनफैक्ट जी फैमिली के एंसेस्टर जी होंग भी उसके हाथों मारे गए। जो लोग ब्रॉन्ज इमॉर्टल पैलेस जाने वाले थे उन्हें भी बीच रास्ते से ही वापस आकर पीकॉक किंग को हंट डाउन करना पड़ा और इसी का तो पीकॉक किंग को इंतजार था। उसने उन सभी का खात्मा किया। इनफैक्ट जी फैमिली का डिवाइन बॉडी हाव्यू भी उसके चपेट में आ चुका है। ऐसा कहा जा रहा कि जी हाव्यू अपने कुछ भाइयों के साथ चीशिया माउंटेन की तरफ भाग निकला, लेकिन पीकॉक किंग भी उनके पीछे रवाना हो गया। ऐसा लगता है कि पीकॉक किंग जी फैमिली को जड़ से मिटाना चाहता। अब ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा भड़क गए। वो कह रहे थे कि ह्यूमन रेस को डिफेंड करने के लिए हम पीकॉक किंग का मुकाबला करेंगे। वो हमारी रेस पर ऐसे अत्याचार नहीं कर सकता। वेल सारी बातें एफान ने भी सुन ली थी और अब हमें चीशिया माउंटेन का सीन दिखाया गया जहाँ पर जियो कुछ असासिन से अपनी जान बचाकर भाग रही थी, मगर तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तब तक ब्लैक मास्क वाले असासिन उसे खत्म करने पहुँच गए। हालांकि उसी वक्त जियो की बॉडी एक्सप्लोड होकर उसने उन सभी को मार दिया। दरअसल जियो की बॉडी इल्यूजन टेक्निक थी और उसी वक्त एक बंदा अपने पगोडा ट्रेजर पर सवार होकर सीधे जियो को चोक करने लगा। दरअसल मास्क वाले लोग कौन है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इनका पीकॉक किंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अब यहाँ पर वो बंदा जियो को मारने के करीब था, मगर उतने में वहाँ पर एफान की एंट्री हो गई। उसने तो आते साथ ही मास्क वाले बंदे पर हमला करके उसे नीचे पटक दिया और एफान की इस एबिलिटी को देखते साथ ही वो बंदा समझ गया था कि एफान के पास तो एंशिएंट होली बॉडी है। साथ ही एफान को वहाँ पर थंडरबर्ड भी नजर आया था, तो जियो को लेकर तुरंत ही वहाँ से भागने लगा। इसी दरमियान असासिन भी उन पर कई सारे अटैक्स किए जा रहे थे, तो एफान उनका ध्यान भटकाने के लिए कहने लगा कि वो देखो कितना बड़ा परिंदा है। अब जैसे उन लोगों ने आसमान की तरफ देखा, एफान जियो को लेकर वहाँ से सीधे सेलेस्टियल लाइटनिंग बर्ड के घोंसले के पास पहुँच गया, जहाँ पर उस परिंदे के अंडे भी थे। जियो से कहती कि हमने यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, अगर इन अंडों को कुछ हो गया तो लाइटनिंग बर्ड हमें जलाकर राख कर देगा, और वैसे भी अब मेरे पास ज्यादा पावर्स नहीं बची, मैं तो बस अब एक ही बार वॉइड को ओपन कर सकती हूँ। और उतने में वो मास्क वाला बंदा वहाँ पर पहुँच गया। उसने आते साथ ही अपने पगोड़ा से इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिन्हें एफान और जियो जैसे तैसे डॉज कर रहे थे। और इसी हमलों के चक्कर में लाइटिंग बर्ड का घोंसला पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, साथ ही उसके अंडे भी फूट चुके थे। और अभी देखते साथ ही लाइटनिंग बर्ड वहाँ पर पहुँच गई। वो इन दोनों पर हमला करने के लिए इनके पीछे लग जाती है, तो एफान जियो को लेकर सीधे वहाँ
वहाँ से भागने लगा। जैसे लाइटनिंग बर्ड ने इन पर अटैक किया, इरफान जियो को ग्रेट वॉइड ओपन करने को बता देता है, जिसके चलते वो अटैक सीधे उस मास्क वाले बंदे पर हिट हो जाता है और फिर एक जबरदस्त धमाके के साथ वो बंदा वहीं पर मारा गया। तब तक इरफान और जियो वहाँ से काफी दूर आ चुके थे। अब रात के समय जियो काफी ज्यादा मायूस थी। वो इरफान को बताने लगी कि मेरे ग्रैंडपा मारे गए, जी फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो गई और मेरा भाई हाउयू कहाँ पर है वो भी मुझे नहीं पता। मैं तो पूरी तरह से अकेली पड़ गई। और उसे रोता हुआ देखकर इरफान उसे दिलासा देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। सब जियो शांत होकर इरफान को पीकॉक किंग के बारे में बताने लगी। वो कह रही थी कि पीकॉक किंग बहुत ही भयानक पावर्स को पजेस करता। मेरे ग्रैंडफादर ने मरने से पहले मुझे चीशिया माउंटेन जाने के लिए बताया था ताकि मैं जी फैमिली की सीनियर नानगोंग जेंग से मिल पाऊँ। तो इरफान उससे कहता है कि तुम्हारे भाई ने डीमन रेस पर अटैक किया था, तो फिर पीकॉक किंग तुम्हें मारने के लिए अपने असासिन को क्यों भेज रहा होगा? वो तो खुद होकर भी तुम्हें मार सकता था। जिस पर जियो कहती है कि ना, ये मास्क वाले बंदे डीमन रेस से बिलोंग नहीं करते, ये लोग दूसरों की पावर को डिवावर करना चाहते हैं, मगर हमारी जी फैमिली आसानी से खत्म नहीं होगी और ना ही हमारे पास बस मेरा अकेला भाई डिवाइन बॉडी को पजेस करता। जी फैमिली अलग अलग लोकेशन पर स्प्रेड हो चुकी, इसलिए उन्हें मारना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। अब अगले दिन इरफान जब एप्पल्स कलेक्ट कर रहा था, उसी वक्त एक बंदा उससे मिलने पहुंच गया। इरफान उससे पूछता है कि बताओ क्या तुम जियो के लिए यहाँ आए हो? जिस पर वो बंदा कह रहा था, इरफान मैं तो बस तुम्हारे खातिर यहाँ आया हूँ। वेल यही है पीकॉक किंग वांग। उसी वक्त जियो इरफान की हिफाजत करने पहुंच गई। वो इरफान को बता रही थी कि यही वो पीकॉक किंग है जिसने मेरी जी फैमिली को तबाह किया। साथ ही वो पीकॉक किंग से कहने लगी कि तुम्हारी दुश्मनी मेरी जी फैमिली के साथ है, तो इस बंदे को यहाँ से जाने दो, अगर तुम्हें मारना ही है तो मुझे खत्म करो। जिस पर पीकॉक किंग कहता है कि अरे वाह, तुम तो काफी बड़ी हिम्मत वाली निकली, लेकिन मैं तुम्हें अकेले तो नहीं मारूंगा, हेल में तुम्हारे साथ कोई न कोई होना ही चाहिए। जो सुनते साथ ही जियो उस पर भड़क गई। वो कहती है कि हम दोनों कमजोरों को बुली करने की बजाय तुम होली लॉर्ड याओ गुआंग के पास जाकर अपनी पुरानी दुश्मनी को सेटल करो। तभी इरफान उससे कहता है कि तुम अपने गुस्से पर काबू रखो, सीनियर हमें मारना नहीं चाहते, अगर इन्हें हमें खत्म करना ही था तो कुछ मिनट्स पहले ही हम लोग हेल में पहुंच जाते। उतने में पीकॉक किंग इरफान से कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो, शायद इसी वजह से डीमन एम्परर के हार्ट ने तुम्हें चुना था। तो इरफान उससे कहता है कि सीनियर प्लीज मुझे बताए मेरा दोस्त पोंगबो कहाँ पर है? तो पीकॉक किंग कहने लगा कि मैं तुम्हें पोंगबो के बारे में बता सकता हूँ, मगर क्या तुम आज यहाँ से जिंदा वापस जा पाओगे? और इतना कहते साथ ही वो बंदा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर ही इरफान के पास अपना पंच लेकर पहुंच गया। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि इरफान सेल्फ डिफेंस में कुछ भी नहीं कर पाता और उसी वक्त पीकॉक किंग के पंचेस से हम बड़ी भयानक एनर्जी को सर्ज होते हुए देख पाते हैं। उस एनर्जी ने एक ही सेकंड में उस पूरे इलाके को जलाकर राख कर दिया था। दरअसल पीकॉक किंग ने ये अटैक इरफान पर नहीं बल्कि जी फैमिली के वफादार नांगोंग जेंग पर किया था। जेंग को वहाँ देखते साथ ही जियो के चेहरे पर स्माइल आ गई। पीकॉक किंग जेंग से पूछ रहा था कि तुम्हारी जी फैमिली को तो मैंने तबाह किया, बताओ फिर मेरा तोहफा तुम्हें कैसा लगा? जिस पर जेंग कहने लगा कि 800 सालों बाद हमारी मुलाकात हो रही, मगर पीकॉक किंग तो आज भी उतना ही ज्यादा चार्मिंग है। उस वक्त तुमने पूरे सदर्न कॉन्टिनेंट के हीरोज के नाक में दम करके रखा था। तो पीकॉक किंग कहता है कि तुम एक ग्रेट कल्टिवेटर हो, तो फिर जी फैमिली के तलवे चाट कर तुम्हें क्या मिल रहा? तो नानगोंग जेंग एक बड़े से वुडन वाइन पर सवार होकर पीकॉक किंग को बताने लगा कि जी फैमिली के हेड ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे अपना डिसाइपल बनाकर ब्रॉन्ज इमॉर्टल पैलेस जाने का मौका देंगे। जिस पर पीकॉक किंग कहने लगा कि ब्रॉन्ज पैलेस का नाम बदलकर तो जीनियस टूम पैलेस रखना चाहिए, उस पैलेस ने न जाने कितने ही सारे जीनियस का खात्मा किया। तो नानगोंग कहने लगा कि इमॉर्टलिटी हासिल करने के लिए हमें ऐसी रिस्क तो उठानी पड़ेगी, क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। जिस पर पीकॉक किंग कह रहा था कि मैं तुम्हारे जैसा लूजर नहीं हूँ कि इमॉर्टलिटी हासिल करने के लिए किसी फैमिली का गुलाम बन जाऊं, मैं तो वो हूँ जो अपनी उंगलियों पर किसी को भी नचा सकता। तभी नानगोंग उसे बताता है कि जी फैमिली और याओगोंग फैमिली के होली लॉर्ड सेक्लूजन से बाहर आ चुके। तो क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि अब तुम इस डोंगहुआंग वर्ल्ड को अपनी ताकत के दम पर नचा पाओगे? जिस पर पीकॉक किंग कह रहा था कि जी फैमिली ने जानबूझकर मेरे डीमन क्लैन को सप्रेस किया, हमारे डीमन एम्परर की डिसेंडेंट यान रियो को बेवजह बुली किया था, तो यान रियो को प्रोटेक्ट करने की खातिर मुझे जी फैमिली को तबाह करना पड़ा और मैं तो जी फैमिली को जड़ से मिटाने वाला हूँ, अगर दम है तो मुझे रोक के दिखाओ। इतना कहते साथ ही पीकॉक किंग ने वहाँ पर आग बरसाना शुरू कर दी। हालांकि नानगोंग जेंग भी अपनी स्पिरिचुअल वाइन
डिवाइन का यूज करते हुए उसके हमलों को काउंटर करने लगा। इधर इरफान और जियो वहाँ से भाग रहे थे क्योंकि पीकॉक किंग के हमलों से उस पूरी जगह पर तबाही मच गई। साथ ही जेंग ने भी अपने वुड एलिमेंट और लाइटनिंग का यूज करते हुए कई सारी तलवारों को फॉर्म कर लिया। हालांकि पीकॉक किंग एक शील्ड बना के उन सभी तलवारों को शटर कर देता है। इधर जियो की हालत काफी ज्यादा खस्ता हो गई तो इरफान उसे संभालने लगा। वहीं दूसरी तरफ पीकॉक किंग ने अपने एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। इसे स्टार शाइनिंग इन द क्लियर स्काई कहा जाता है और देखते देखते पूरा आसमान एक लेयर में कवर्ड हो गया। इरफान कह रहा था कि दो पावर हाउसेस यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। ये दोनों अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते, तो हमने जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। इधर पीकॉक किंग ने जेंग को बताया कि 800 सालों पहले मैंने इस दुनिया पर अपना वर्चस्व प्रस्थापित किया था और आज भी मैं वही करूंगा। तो जेंग ने भी अपनी वुडन पिलर दैट स्प्लिट द स्काई टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर न जाने कितने सारे पिलर्स फॉर्म होने लगे, जिसके चलते उस पूरी जगह पर तबाही मच गई। पीकॉक किंग ने इरफान को एकदम सही कहा था कि भले वो इस बैटल में शामिल नहीं होगा, मगर इस इलाके से जिंदा वापस जाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। वहीं पर जियो चट्टानों के नीचे क्रश होने वाली थी, मगर तभी इरफान उसे बचाने पहुंच गया। हालांकि ऊपर से मुसलसल गिरने वाली चट्टानों में ये दोनों भी स्टक हो गए थे और अब वो चट्टानें इन्हें क्रश करने की फिराक में थी। तो जियो फटाफट से ग्रेट वॉइड को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी डिवाइन पावर ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, इसलिए वॉइड तो ओपन होने का नाम ही नहीं लेता। अब यहाँ से बचने का बस एक ही रास्ता था कि इरफान को ग्रेट वॉइड की टेक्निक सिखाई जाए। इसलिए जियो ने इरफान को ग्रेट वॉइड सूत्रा टेक्निक पास करना शुरू कर दी। वो उसे बता रही थी कि इसे प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें अपने एम्प्टीनेस को फील करना होगा और अब अपना माइंड क्लियर होते साथ ही उस खालीपन से जुड़ने की कोशिश करो। इधर इरफान के माइंड स्पेस में कई सारे पैटर्न उसकी बॉडी पर स्टिक हो रहे थे और वही दूसरी तरफ नानगोंग जेंग ने उस पूरी जगह को अपने पिलर्स में जकड़ लिया। मगर तभी इरफान वॉइड का यूज करके जियो को चट्टानों से बाहर लेके आ गया। उसने बड़ी आसानी के साथ वॉइड टेक्निक को मास्टर किया था। उन्होंने देखा कि पीकॉक किंग और जेंग ने तो अपने फाइनल मूव का यूज किया है, जिसके चलते वहाँ पर जबरदस्त धमाका हो गया। इसलिए इरफान समय रहते जियो को उठाकर काफी दूर जंप लगा देता है और अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर इरफान चट्टानों को शैटर करके बाहर आ गया। वो इन दोनों पावर हाउसेस ने मचाई हुई तबाही को चेक कर रहा था। वहाँ का डिस्ट्रक्शन देख इरफान कहता है कि अच्छा तो ये है इमॉर्टल प्लेटफॉर्म रेल्म की पावर। गाइस ये कल्टीवेशन की 5वीं लेवल है। खैर ये बताना मुश्किल था कि इन दोनों में से जीत किसकी हुई, पीकॉक किंग की या फिर नानगोंग जेंग की। और उतने में वहाँ पर इरफान को कुछ पार्टिकल्स नजर आते हैं जो कि जियो की बॉडी से रिलीज हो रहे थे। तो इरफान तुरंत ही उसे संभालने चला गया। वो परेशान होकर उससे पूछ रहा था कि तुम्हारी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। तो जियो से बताने लगी कि ग्रेट वॉइड टेक्निक हमारी जी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक मानी जाती, मैं वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी और अगर किसी ने इस टेक्निक को आउटसाइडर के साथ शेयर किया तो ये टेक्निक उसे मार देगी, क्योंकि इन सभी पर जी फैमिली के एल्डर ने एक कर्स एक्टिवेट किया था। जी उससे कहती है कि उन चट्टानों के नीचे हम दोनों भी मारे जाते, इसलिए मैंने सोचा कि एटलीस्ट तुम्हें जीने का मौका मिलना चाहिए, इसीलिए मैंने वो टेक्निक तुम्हें पास डाउन की। ये सब सुनकर इरफान काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। जियो ने सिर्फ इरफान को बचाने की खातिर खुद को सैक्रिफाइस किया था। और उससे कहती है कि इन कुछ महीनों में तुमने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया, उसके लिए मैं तुम्हारी ग्रेटफुल रहूंगी। और फिर जियो की आंखें बंद हो गई। इरफान भी उसे इमोशनल होकर पुकार रहा था, मगर जियो से कोई रिस्पांस नहीं देती। अब अगली सीन में हम उसी लाइटनिंग बर्ड को देख पाते हैं जिसने मास्क वाले बंदे पर अटैक किया था। वेल उस परिंदे को मास्क वाले बंदे के लीडर ने मार दिया है। साथ ही वो मास्टर उस मास्क वाले बंदे से पूछ रहा था कि बताओ इरफान के पास क्या स्पेशल था। तो उसने बता दिया कि इरफान के पास एंशिएंट होली बॉडी है। अब ये सुनते साथ ही वो मास्टर उस बंदे की बॉडी पार्ट्स को जोड़कर उसे दोबारा से हील कर देता है। साथ ही वो मास्टर उसे बता रहा था कि तुम्हें इरफान को कैप्चर करना पड़ेगा और इस बार मुझे डिसअपॉइंट मत करना। वहीं दूसरी तरफ जियो को भी होश आ गया। उसने देखा कि इरफान ने उसे बचा लिया है। साथ ही इरफान उसे होली वाटर देते हुए बताने लगा कि ये डिवाइन स्प्रिंग वाटर है, इसे जल्दी से कंज्यूम करो और कुछ टाइम तक तुम अपने डिवाइन पावर्स का यूज मत करना, क्योंकि तुम्हारी इंजरीज अभी तक ठीक से हील नहीं हुई। तो कल मैं तुम्हें जी
फैमिली के पास वापस ले जाने वाला हूँ। तो जियो से बताने लगी कि तुम मुझे सीनियर जी हुई के पास ले चलो, वो मेरी ग्रैनी है और मुझे सबसे ज्यादा पसंद करती। तो अब एफान अगले ही दिन जियो को लेकर वहाँ से रवाना हो गया। रास्ते में इन पर मास्क वाले बंदों ने हमले किए थे, लेकिन एफान उन सभी से पीछा छुड़वा कर फाइनली अपने लोकेशन पर पहुंच जाता है। वेल, इसे इंपीरियल वाटर कैनन कहा जाता था और इसी लोकेशन पर जी फैमिली से कोई बंदा जियो को लेने आने वाला था, मगर तब तक वो ईवल बंदे भी उन्हें फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुँच गए। अब जैसे उन्होंने जियो पर अटैक किया, वहाँ पर जी फैमिली का एल्डर जी रेन पहुँच गया। ये बंदा कल्टिवेशन की डाव पैलेस realm पर था। वो तुरंत ही जियो के सामने नील डाउन करके उसे रिस्पेक्ट देता है। तब तक वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो गई, जिसे देखते साथ ही वो असासिन वहाँ से भाग निकले। दरअसल ये एनर्जी थी जी हुई की, जो कि जियो के जी फैमिली की एक एल्डर थी। तो अब ये लोग जी हुई के पास पहुँच गए। उसी से जियो को पता चला कि उसका भाई हाउ यू भी सेफ है। बस इंजरीज को हील करने के लिए उसे जी मैंशन भेज दिया गया था। यहाँ पर जियो ने अपनी ग्रैनी को एफान से भी इंट्रोड्यूस किया था। भले ही जी हुई एफान के साथ अच्छे से बात कर रही थी, मगर उसने अपनी पावर का यूज करते हुए सीक्रेटली एफान को बता दिया कि जियो से दूर रहो, क्योंकि ये लड़की कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती। जिस पर एफान कहता है कि ग्रैनी आप फिक्र ना करे, हम दोनों तो बस दोस्त हैं। मगर जी हुई को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उतने में ही ग्रैनी को खबर मिली कि टाइशान सेक्ट का युनफे उनसे मिलना चाहता है। तो जी हुई बताने लगी कि युनफे मेरी मदर की तरफ से मेरा रिलेटिव है। दरअसल ये युनफे वही बंदा था जो कि टाइशान सेक्ट में जीथर प्ले कर रहा था, और ये एल्डर जी हुई भी उसे काफी ज्यादा पसंद करती है। इसलिए युनफे के वहाँ आते साथ ही ग्रैनी ने एफान को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वो तो युनफे और जियो को लेकर प्राइवेटली बात करने रवाना हो गई, और ये सब एफान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अब थोड़ी देर में एल्डर जीरेन भी एफान से मिलने पहुंच गया। वो कहता है कि हम शुक्रगुजार हैं कि तुमने मिस जियो की जान बचाई, तो रिवॉर्ड के तौर पर ये फ्रेगमेंट स्वॉर्ड एक्सेप्ट करो। हालांकि एफान इस ट्रेजर को लेने से मना कर देता है। वो जीरेन को बता रहा था कि मैंने जियो की जान इसलिए बचाई क्योंकि वो मेरी दोस्त है। हालांकि जीरेन ने जबरदस्ती वो बॉक्स उसके हाथ में थमा दिया। साथ ही वो उसे बताता है कि जियो की इंजरीज हील नहीं हुई, इसलिए वो अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। सो बेसिकली जी फैमिली एफान और जियो को अलग करना चाहते थे। अब अगले ही दिन जियो उससे कहने लगी कि मैं जानती हूँ मेरी फैमिली ने तुमसे अच्छा बर्ताव नहीं किया, मगर तुम उनकी बातों को दिल पर मत लेना, और हाँ, वॉइड टेक्निक का यूज मत करना, जी फैमिली के लोगों के सामने तो बिल्कुल नहीं। तो एफान ने भी उससे वादा किया कि वो जरूरत पड़ने तक इस मूव का यूज नहीं करेगा, और अब जियो से अपना एक जेड पेंडेंट गिफ्ट करती है। एफान उससे कह रहा था कि शायद इसकी मदद से तुम मुझे ट्रैक करना चाहती हो, जिस पर जियो कह रही थी कि तुम्हें ट्रैक करने के लिए मुझे किसी आर्टिफैक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम चाहे दुनिया के आखिरी छोर पर ही क्यों न छुप जाओ, मैं वहाँ से भी तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। और फाइनली एफान उसे अलविदा कहते हुए वहाँ से निकल गया। जियो काफी ज्यादा मायूस थी और जी हुई ने भी इस बात को भाप लिया। वही दूसरी तरफ एफान पर अचानक से ही अटैक हो जाता है। दरअसल जीरेन ने उस पे हमला किया था। वो कहता है कि मैं जानता हूँ हमारी यंग मिस जियो ने अपनी ग्रेट वॉइड की सुप्रीम टेक्निक तुम्हें पास डाउन की है। वो बच्ची इतनी ज्यादा इनोसेंट है कि तुमने उसका फायदा उठाया, तो चलो अब जल्दी से वो टेक्निक वापस कर दो। जिस पर एफान कह रहा था अच्छा, तो इस तरह से एंशिएंट फैमिलीज उन पर किए गए एहसानों को चुकता करती है। मगर तभी जीरेन ने अपना वॉइड पाम एक्टिवेट करते हुए सीधे एफान पर हमला कर दिया। चारों ओर से एफान पर मुसलसल अटैक किए जा रहे थे। एफान चाहे कितनी ही पावरफुल शील्ड फॉर्म क्यों न करे, वो पाम उसकी शील्ड की धज्जियां उड़ाकर उसे घायल किए जा रहा था। जीरेन उससे कहता है कि मैं खुद 60 सालों से ज्यादा वक्त से जी फैमिली का हिस्सा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे भी वॉइड की कंप्लीट टेक्निक नहीं दी गई, तो फिर तेरे जैसा फॉरेनर कंप्लीट टेक्निक को सीख कैसे सकता। और अब जीरेन ने अपनी मल्टीपल फॉर्म बनाकर एफान को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो एफान को अपने ट्रेजर के नीचे सप्रेस कर देता है, मगर एफान ने तो उसे चकमा दिया था। वो साइड में हटते हुए जीरेन पर अपने स्क्रिप्चर से अटैक कर देता है। हालांकि जीरेन ने उस स्क्रिप्चर को भी पकड़ लिया और अब वो अपने वॉइड का यूज करके उसे मारने की कोशिश करने लगा। तो एफान भी अपनी ब्लैक एंड येलो ची पावर को एक्टिवेट कर लेता है। वो जीरेन से कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगा, लेकिन प्लीज मेरी बॉडी को इंटैक्ट रखो। तो जीरेन ने तुरंत ही उसे दबोच लिया। दरअसल एफान उसके सामने जानबूझकर कमजोर होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि जीरेन ने अपने कई सारे फॉर्म्स क्रिएट किए हैं। जीरेन उससे कह रहा था कि चल जल्दी से अपनी ब्लैक एंड येलो ची पावर मेरे हवाले कर दे। तो एफान ने भी उसे अपनी ची पावर ट्रांसफर करना शुरू कर दी, मगर एफान ने बड़ी ही चालाकी से जीरेन को इतनी सारी पावर दे दी कि वो बंदा तड़पते हुए सीधे घुटनों पर आ गया। एफान उससे कह रहा था कि ब्लैक एंड येलो ची पावर एक माउंटेन जितनी भारी होती है, इसे तो बस एक सैंड बॉडी ही हैंडल कर पाएगी, और तुम तो एक लूजर हो। मैंने तुम्हारी यंग
इसकी जान बचाए और तुमने बदले में मुझ पर अटैक किया, इसलिए अब मैं तुझे जहन्नुम में भेज दूंगा। इतना कहते साथ ही इरफान ने उस पर अपने पावरफुल पंचेस की छड़ी लगा के उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। अब जीरेन उसके सामने रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन इरफान उसे जिंदा छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं। और अब इरफान अपने स्क्रिप्चर की मदद से उसे मारने वाला था कि तभी उस बंदे की बॉडी को जी हुई ने पजेस कर लिया। वो कह रही थी कि जीरेन हमारी फैमिली का सर्वेंट है, अगर तुमने उसे मार दिया तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। मगर इरफान इन धमकियों से नहीं डरता। वो अपने स्क्रिप्चर से जीरेन का गला काट देता है और इसका असर जी हुई पर भी हो चुका था। इरफान जी हुई से कह रहा था कि ग्रानी, एक दिन मैं आपकी जी फैमिली का मेंबर बनने वाला हूँ, तो मुझे जिंदा तो रहना ही पड़ेगा। इधर जी हुई तो उसकी इस जुर्रत को देखकर काफी ज्यादा भड़क गई थी और इस तरह से इरफान अब ऑफिशियली जी फैमिली का दुश्मन बन गया। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि इरफान जीरेन को दी हुई सारी जी पावर वापस खींच रहा था और तभी उसे जीरेन के पास से कुछ ट्रेजर्स मिल गए, तो इरफान उन्हें कलेक्ट कर लेता है। साथ ही हमें कुछ एल्डर्स भी दिखाए गए जो कि उस पूरे इलाके में 10,000 फॉर्मेशन सेटअप कर देते हैं ताकि इरफान यहाँ से बिल्कुल भी भागने न पाए। वहीं दूसरी तरफ जी हुई ने अपनी जी फैमिली के कल्टीवेटर्स को बता दिया कि इरफान ने उनके फैमिली की सीक्रेट टेक्निक चुराई और साथ ही जीरेन को भी मार दिया, तो उसके जैसे बंदे को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ना। इधर जियो को भी उसने कैद कर दिया था। जियो उससे कह रही थी कि प्लीज इरफान को हर्ट मत कीजिए, उसने मेरी मदद की थी, मैंने तो खुद होकर ही उसे हमारी सीक्रेट टेक्निक पास की, तो आप उसे पनिश नहीं कर सकती। लेकिन जी हुई उसकी एक नहीं सुनती। वो कहती है कि उस बंदे ने पता नहीं तुम पर कौन सा जादू किया जो तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हो, अब तो तुम्हें अकल आने तक यहीं पर रुकना पड़ेगा। बेचारी जियो पूरी तरह से हेल्पलेस थी क्योंकि वो अपनी डिवाइन पावर का यूज भी नहीं कर पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम इरफान को देख पाते जिसने एक केव में शेल्टर ली थी और अब यहाँ पर वो जी फैमिली ने दिए हुए सोर्स की पावर को एब्जॉर्ब करने लगा। वहीं पर जी फैमिली के बंदों ने इरफान के ट्रेसेस को फॉलो करते हुए इस केव का पता लगा लिया जहाँ पर इरफान छुपा हुआ था, मगर इरफान ने उन्हें गुमराह करने के लिए वहाँ पर ढेर सारे पोर्टल्स यूज किए थे और अब उस ट्रेजर के पावर का यूज करते हुए डिवाइन ब्रिज लेवल के पिक पर जाने की कोशिश करने लगा और वो सोर्स वाकई इतना पावरफुल था कि इरफान ने उसकी मदद से डिवाइन ब्रिज के पिक पर ब्रेक थ्रू कर लिया। तब तक जी फैमिली का बंदा भी वहाँ पर पहुँच गया था, तो अब इरफान उस पर ही अपनी पावर्स को आजमाना शुरू कर देता है। वो बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ उस बंदे को घसीटते हुए उसके साथियों के पास पहुँचा चुका था और अब उसने उनकी धुलाई करना शुरू कर दी। मगर तब तक जी फैमिली के एल्डर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन्होंने अपनी फ्लाइंग सोर्ड का यूज करते हुए इरफान पर हमले करना शुरू कर दिए, मगर इरफान वॉइड का यूज करके उन हमलों को काउंटर कर रहा था। हालांकि उनकी फ्लाइंग सोर्ड इरफान पर अपना डोमिनेंस साबित कर देती है। इरफान को कुछ भी करके एल्डर से अपना पीछा छुड़वाना था, तो जी फैमिली का हेवनली नेट वहाँ पर बिछा देता है। ये वही नेट था जो कि उसने थोड़ी देर पहला जीरेन को मार के हासिल किया। इधर वो तीनों एल्डर्स उसमें ट्रैप होने वाले थे, मगर उनमें से 2 एल्डर जैसे तैसे बाहर आ जाते हैं और उनमें से एक उसी नेट में एक्सप्लोड हो गया। इरफान उनसे कह रहा था कि एंशिएंट जी फैमिली के पास तो असली मर्दों की बहुत कमी है, उस बुढ़िया को बता देना कि नेक्स्ट टाइम फाइट करने के लिए असली मर्द भेजे। उसकी बातें सुनकर वो लोग काफी ज्यादा भड़क जाते हैं, इसलिए उन्होंने इरफान को अपने वॉइड हैंड्स में जकड़ लिया। मगर उन्हें पता चला कि इरफान ने तो उनकी जी फैमिली की इल्यूजन टेक्निक का यूज करके उन्हें चकमा दिया है। इधर इरफान उनसे पीछा छुड़वाने के लिए भाग रहा था, मगर तभी उनमें से एक एल्डर की चपेट में आ जाता है। उसने इरफान को घायल करते हुए सीधे एक सिटी में पटक दिया था। इरफान कहता है कि अगर तुम दोनों ने मुझ पर एक और अटैक किया तो मैं तुम्हारी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक पूरी दुनिया में स्प्रेड करूंगा, फिर तो इस दुनिया का हर एक कल्टीवेटर उसे मास्टर कर लेगा। अब ये सुनते साथ ही एल्डर्स थोड़े से पैनिक हो गए। इरफान कह रहा था कि वैसे भी मैं मौत की कगार पर पहुंच चुका हूँ, तो क्यों ना जाने से पहले तुम्हारी जी फैमिली को बर्बाद करके जाऊं, और इसी सिटी के लोग सबसे पहले तुम्हारी मूव को सीखने वाले हैं। अब ये सुनकर सिटी के लोग तुरंत ही पेन और पेपर्स लेकर तैयार हो गए। जी फैमिली की वॉइड टेक्निक इतनी स्पेशल थी कि हर कोई उसे सीखना चाहता था। और तभी एल्डर कहता है कि जो भी हमारे टेक्निक को मास्टर करेगा वो मारा जाएगा, हम तो इस पूरे टाउन का भी खात्मा कर देंगे। जो सुनकर इरफान कहता है कि तुम जी फैमिली के लोग बस महान बनने का ढोंग करते हो, मगर तुम्हें तो ह्यूमन लाइफ से कोई लेना देना नहीं, मैं थूकता हूँ ऐसी फालतू एंशिएंट फैमिली पर। और तभी वहाँ पर पीकॉक किंग वांग की एंट्री हो गई। वो तालियां बजाते हुए कह रहा था
था कि वह क्या ही डायलॉग मारा। अब पीकॉक किंग को वह देखते साथ ही एल्डर्स काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो पीकॉक किंग से कहते हैं कि क्या नानगोंग जेंग ने तुम्हें खत्म नहीं किया, जिस पर वो बंदा कह रहा था कि जेंग और मैं काफी पुराने दोस्त हैं, हमें पता है कि मुकाबले को कब रोकना चाहिए। और अब उन दोनों एल्डर्स के पास पहुंच गया। वो उन्हें बता रहा था कि जो भी बंदा तुम्हारी जी फैमिली का दुश्मन होगा वही मेरा दोस्त बनेगा। अगर जी फैमिली एफान को मारना चाहती है तो मैं एफान को जिंदा रखूंगा। अब ये सुनकर वो एल्डर पैनिक होते हुए कहने लगे कि हमारी जी फैमिली के एंसेस्टर सेक्लूजन से बाहर आ चुके, अगर उन्हें पता चला कि तुमने हमारी दुश्मन का साथ दिया है तो मसला हो जाएगा। जिस पर पीकॉक किंग कह रहा था, अरे मैं तो चाहता हूँ कि तुम जल्दी से खबर उस तक पहुँचा दो। और फिर उसने अपने एक ही फटके में उन दोनों एल्डर्स को आसमान की तरफ रवाना कर दिया। तो ये मसला सॉर्ट आउट होने के बाद एफान उसका शुक्रिया अदा करने लगा। तो पीकॉक किंग उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा बोल्ड और हिम्मत वाले हो, चलो मेरे पीछे आ जाओ। वहीं दूसरी तरफ जी फैमिली के मास्टर की बड़े ही कूल अंदाज में एंट्री हो चुकी थी। ये बंदा जी फैमिली का रूलर है और इमॉर्टल प्लेटफॉर्म रेल्म का कल्टीवेटर। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें शुआनियान वैली का नजारा दिखाया जाता है। पीकॉक किंग एफान को लेकर यहाँ पर पहुँच चुका था। वो उससे कह रहा था कि तुम्हारा दोस्त पोंगबो बस एक खाली शरीर है, उससे मिलके तुम्हारा भला क्या ही फायदा होगा। जिस पर एफान कहता है कि पोंगबो मेरा दोस्त है, चाहे उसके साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं फिर भी उससे मिलना चाहूंगा। जो सुनकर पीकॉक किंग कह रहा था कि तुम्हारा दिमाग तो वाकई खाली है। और उतने में एफान को किसी लड़की की आवाज आई, साथ ही पीकॉक किंग भी वहाँ से गायब हो गया था। वो बंदी उससे कह रही थी कि तुम तो पूरे डोंग हुआंग में फेमस हो गए, साथ ही मैंने सुना था कि तुमने जी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक को भी हासिल किया। तो एफान कहता है फिर मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है तो प्लीज सामने आ जाए। और उतने में किन्याओ ने वहाँ आकर उस पर अटैक किया। वेल इन दोनों की खास बात ये थी कि जब भी मिलेंगे तब हमेशा फाइट से इनकी मुलाकात की शुरुआत होगी। और थोड़ी बहुत हाथापाई करने के बाद एफान उससे पूछने लगा कि बताओ पोंगबो कहाँ पर है, मगर किन्याओ कोई जवाब दे पाई इससे पहले वहाँ पर याओगोंग होली लैंड के कल्टीवेटर्स पहुँच गए। वो पीकॉक किंग को मारने आए थे। याओगोंग के लोगों को वहाँ देखने के बाद किंग वांग बड़े ही स्टाइल के साथ कहने लगा कि जी फैमिली को मैंने जरा तंग क्या किया, तुम दोनों फैमिलीज ने तुरंत ही अलायंस बना ली। शायद इस बार मैंने जी फैमिली को कुछ ज्यादा ही उकसा दिया। जिस पर याओगोंग होली लैंड का मास्टर कहने लगा कि ह्यूमन और डीमन क्लैन आग और पानी जैसे हैं, तो डीमन रेस को मारने के लिए हम यूनाइट तो जरूर होंगे। 800 सालों पहले तुम्हारा सदर्न रीजन पर डोमिनेंस था, मगर आज तुम्हारे लेजेंड्स यहीं पर दफन हो जाएंगे। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपनी जायंट सोर्ड्स को प्लेस करते हुए वहाँ पर एक एरी को फॉर्म कर लिया। एफान और किन्याओ भी उस एरी में ट्रैप होने वाले थे, मगर किन्याओ ने समय रहते एफान को बाहर की तरफ पुश कर दिया। वो कह रही थी कि याओगोंग होली लैंड और जी फैमिली एक साथ मिलकर यहाँ पर अटैक करेगी, इसलिए तुम्हें यहाँ से भागना होगा। वही दूसरी तरफ पीकॉक किंग वांग उस फॉर्मेशन को देख कहने लगा कि यंगर जनरेशन तो वाकई बेकार है, इस बेकार से फॉर्मेशन का यूज कर तुम मुझ पर अटैक करना चाहती हो। और उतने में होली लैंड के मास्टर ने अपनी जायंट सोर्ड की भयानक एनर्जी का यूज करके वांग पर हमला किया। हालांकि वांग ने भी अपने आसपास एरी को फॉर्म कर लिया था, जिसके चलते वहाँ पर काफी भयानक एनर्जी फैलने लगी। इधर एफान किन्याओ के लिए परेशान था, उससे आवाज देते हुए पूछ रहा था कि फिर आप ठीक तो हो ना। जिस पर किन्याओ कहते हैं कि यहाँ से भाग निकलो, नॉर्थ डायरेक्शन में मत जाना, वहाँ पर एक फायर डोमेन है, अगर वहाँ जाओगे तो तुम्हारी मौत होगी। और रही बात पोंगबो की, तो वो फिलहाल यानरुई के साथ नॉर्दर्न रीजन में है और अब तुम भी जल्दी से यहाँ से चले जाओ। इसलिए एफान भी किन्याओ की बात मानते हुए वहाँ से निकल पड़ा। लेकिन तब तक जियो की ग्रानी जी हुई अपने वॉइड पाम का यूज करके उसे जकड़ने की कोशिश करने लगी। एफान तो दिल ही दिल में सोच रहा था कि पता नहीं इस बुढ़िया से पीछा कब छूटेगा। उसने एफान पर न जाने कितने सारे हमले किए थे और ये बंदी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि एफान उसका चाहकर भी मुकाबला नहीं कर पा रहा था। और उससे बचने के चक्कर में एफान वॉइड को ओपन करके सीधे फायर डोमेन पर पहुंच गया। ये वही जगह थी जहाँ पर किन्याओ ने उसे जाने से मना किया था। तब तक जी हुई और जी फैमिली के कई सारे एल्डर्स भी वहाँ पर पहुंच गए। साथ ही जी हुई उससे कह रही थी कि तेरे पीछे आग की खाई है और सामने मैं हूँ, तो चल जल्दी से घुटनों पर आ जा। जिस पर एफान कहता है कि बुढ़िया तू चाहती है कि मैं तेरे सामने नील करूँ, लेकिन तू उस काबिल ही नहीं। और इतना कहते साथ ही एफान ने सीधे उस फायर डोमेन में छलांग लगा दी। अब ये देख जी फैमिली के लोग भी उसके पीछे रवाना हो जाते हैं। उसी वक्त एफान को याओगोंग होली लैंड के जीशी की आवाज आई। वो बंदी सीक्रेट टेक्निक का यूज करके एफान से बात करने लगी। वो कह रही थी कि फायर डोमेन काफी ज्यादा भयानक है और तुम इतने टैलेंटेड हो कि मैं तुम्हें उस फायर में मरते हुए नहीं देखना चाहती। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें मेरे याओगोंग होली लैंड के साथ चलना होगा। तो एफान भी उसकी शर्त मान लेता है। तो जीशी ने भी फटाफट से उसे गाइड करना शुरू कर दिया। वो एफान को
बता रही थी कि इस फायर का कोई रूट नहीं, तो सबसे पहले यहाँ की आग को और भड़काओ। इसलिए एफान ने जी फैमिली के हेवनली नेट को वहाँ पर एक्सप्लोर किया। जीशी कह रही थी कि अब इस फायर को जल्दी से डॉच करो, तो एफान एक चट्टान पर सवार होकर उस फायर से खुद को बचा लेता है। मगर जी फैमिली के कई सारे लोग इसमें जलकर राख हो गए और अब उसी फायर में आगे बढ़ते हुए एफान 5वें लेवल पर पहुंच गया। जीशी उसे बता रही थी कि एंशिएंट टाइम्स में यहाँ के एंसेस्टर आर्टिफैक्ट को फोर्ज करके अपना गुजारा चलाते थे और फिर एक दिन यहाँ पर एक ऐसी फायर जली जिसका कोई सोर्स नहीं था और उसी रूटलेस फायर की वजह से ये जगह एक ही झटके में फायर डोमेन में बदल गई। हमारे याओगुआंग के एंसेस्टर ने इसी जगह पर 5वें लेवल का एक आर्टिफैक्ट फोर्ज किया था और उसी आर्टिफैक्ट पर हमारे होली लैंड की सीक्रेट टेलीपोर्टेशन टेक्निक रिकॉर्डेड थी। वहाँ की स्टोन मॉन्यूमेंट्स पर भी वो टेक्निक काफ की गई है। अगर तुमने उस स्टोन को हाथ लगाया तो बिना किसी परेशानी के मेरे याओगुआंग होली लैंड में टेलीपोर्ट हो जाओगे। अब ये सुनते साथ ही एफान खुश हो गया। फाइनली वो इस आग की भट्टी से बाहर जा सकता था, मगर वो उस अल्टर को छू पाई इससे पहले जी फैमिली की बुढ़िया वहाँ पर पहुँच गई। उसने एफान को उस अल्टर से दूर फेंक दिया और साथ ही साथ उस टेलीपोर्टेशन एरी को भी डिस्ट्रॉय किया, जो देख एफान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वेल एफान उस पर एक जोरदार पंच हिट करने वाला था, मगर जी हुई ने उसे काउंटर करते हुए एफान को दबोच लिया और अब वो एफान को आग की भट्टी पर धर के कहने लगी कि यहाँ से तू कभी भी बच के नहीं जा पाएगा और फिर उसने एफान को सीधे फायर डोमेन में टॉस कर दिया। हालांकि एफान वॉइड का इस्तेमाल करके वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई गई। एफान एक बड़ी ही अजीब सी जगह पर पहुँच गया था। फिर जीशी अभी भी उससे कनेक्टेड है। वो एफान से कहने लगी कि मुझे उस जगह के डिटेल्स बताओ, तो एफान कहने लगा कि यहाँ पर तो आर्टिफैक्ट्स के ढेर लगे हैं, ऐसा लगता कि आर्टिफैक्ट फोर्ज होने में फेल हो गए थे। साथ ही एफान को वहाँ पर्पल फ्लेम्स भी नजर आने लगी। जीशी उससे कहती है कि शायद यही फ्लेम उस बिना सोर्स वाले फायर का ओरिजिन होगा। तुम फिलहाल फायर डोमेन के 6ठे लेवल पर पहुँच गए हो। तुमने पोर्टल का यूज किया और यहाँ आकर पूरी तरह से फंस गए। ये सोर्सलेस फायर किसी भी चीज को जलाकर राख कर सकती और अब वो पर्पल फ्लेम्स अपने आप इंक्रीज हो जाती है। साथ ही जीशी का कनेक्शन भी फेड होने लगा। वो एफान को बता रही थी कि तुम्हें कुछ भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा और फिर उनका कम्युनिकेशन पूरी तरह से ब्रेक हो गया। एफान ने देखा कि पर्पल फायर तो अब पूरी तरह से आउटब्रेक हो चुकी है। सो गाइस, ये फायर डोमेन ऐसी जगह थी जहाँ पर फायर अपने आप बिना सोर्स की जलती रहेगी। इसे ना कोई बुझा सकता और ना ही इसकी मिस्ट्री को सुलझा सकता। जो भी कल्टिवेटर इसमें फंसा वो मारा गया और आज एफान भी उसी सिचुएशन में फंस चुका था। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।